तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 11। जी हाँ दोस्तों, 11वां सेट चल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। दोस्त इसमें भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूं, तो दोस्त आज भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेट नंबर 11 में 20 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा, क्योंकि आपके लिए तो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि दोस्त ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं है दोस्त, अदर जो एग्जाम होते हैं उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप या बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, चलिए। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज ही भर तक लिंक एक्टिव है। उसके बाद आपको आज लिंक डीएक्टिव कर देंगे किसी भी वक्त। तो लिंक डीएक्टिव होने से पहले आप जाकर के क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एक नया लिंक आपको जनरेट करके देंगे और फिर एक नया टेस्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सेट 11 में जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, बीच में छोड़ उड़ के चले मत जाइएगा। बहुत लोग करते हैं कि बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं निकल लेते हैं। दोस्त ऐसा मत कीजिए, मैं बार बार आपको कहता हूं हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, 20 से 1 तक के चलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि स्थलीय वातावरण में पौधे का क्या होता है कि जीवित रहना किसकी उपस्थिति के कारण संभव हुआ है। जी हाँ, पौधे अपने वातावरण में जो आप आसपास में पौधे देख रहे हैं वो जीवित है, तो वो किस वजह से जीवित है ये बताना है, किसके कारण जीवित है। अगर उसमें क्या चीज न रहे तो वह किसी भी स्थल पे पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, किसके कारण देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन आपको कहता है कि इंटरकैलोरी मेरिस्टेम की वजह से, क्या ये हो सकता है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कंडक्टिंग उत्तक की वजह से, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, या चौथा कहा जा रहा है कि पैरेन्काइमा स्टेम उत्तक की वजह से। तो किसके वजह से दोस्त जो है पेड़ पौधे जो आसपास हम देखते हैं वो जीवित होते हैं? अगर उसमें इसमें से कौन सा उपस्थित न रहे तो पौधे जीवित नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, हम आपको बता देते हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? कंडक्टिंग उत्तक। थोड़ा सा समझ लीजिए, कंडक्टिंग उत्तक आप शायद नहीं जानते होइएगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम में होंगे उन्हें पता होगा कि कंडक्टिंग उत्तक टिश्यू क्या होता है। ठीक है, लेकिन चलिए जो लोग हिंदी मीडियम के हैं शायद उन्हें पता न हो या पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा। मैं आपको बता देता हूं, कंडक्टिंग उत्तक, इसको हिंदी में समझिए कि संवहनीय उत्तक कहते हैं। संवहनीय उत्तक कहने का क्या मतलब होता है? संवहनीय उत्तक 2 तरह का होता है। एक क्या होता है कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। अब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। जाइलम का काम होता है जड़ से पानी को पौधे के विभिन्न अंग तक के जब पहुंचाना। अगर जाइलम मौजूद न हो तो क्या पौधे जीवित रहेंगे वातावरण में? नहीं रहेंगे। क्या फ्लोएम अगर मौजूद हो नहीं होंगे तो क्या पौधे जीवित रहेंगे वातावरण में? नहीं रहेंगे। फ्लोएम का काम क्या होता है? पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण लेकर के खाना तैयार करता है उसको पौधे के विभिन्न अंग तक के जो है खाना पहुंचाने, खाद्य पदार्थ पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ये 2 संवहनीय उत्तक यानी कि कंडक्टिंग उत्तक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अगर यही मौजूद न हो तो पौधे किसी भी वातावरण में जीवित नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखिए, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि पौधे में कौन सा उत्तक है जो 2 दिशीय काम करता है, 2 दिशा में काम करता है, तो ये फ्लोएम होता है, जो ऊपर भी खाना पहुंचाने का काम करता है और नीचे भी। कभी कभी ये भी पूछ देता है आपको कि पौधे में कौन सा उत्तक है जो एक दिशीय रूप में काम करता है, सिर्फ एक ही दिशा में काम करता है, तो वो जाइलम होता है, जो जड़ से सिर्फ पानी ऊपर फेंकने का काम करता है, ऊपर ले जाने का काम करता है। उसके अलावा इसमें और कोई नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये चीजें, तो इसको मिस मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है। जी हाँ, आपको जब हम आपको एयर वाइज क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रहे थे कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, अब पूछा भी जाता है। तो पौधे में लचीलापन किसके कारण आता है, ये इसमें सवाल है। चलिए देख लेते हैं आंसर। पहला नंबर दे रहा है इसमें क्या, कॉलेनकाइमा, दूसरा नंबर स्क्लेरेनकाइमा दे दिया है, और तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कहता है पैरेनकाइमा, चौथा नंबर का क्या कह रहा है कि कॉलेरेनकाइमा।
दोस्त किसके वजह से पौधे में लचीलापन आता है। ध्यान रखिए, हम सिर्फ लचीलापन नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछा यह भी जाता है कि पौधे में कठोर जो पौधा होता है वो किसके वजह से आता है। तो कठोर की भी पूछा जाता है, लचीलापन भी पूछा जाता है। हम आपको दोनों बता देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए लचीलापन जो होता है, पौधे जो लचीले होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पौधे कौन कौन से होते हैं, टमाटर हो गया, मिर्ची के पौधे हो गए, ठीक है। इसी टाइप का जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होता है कि लचीला होता है, लचीले होते हैं लेकिन टूटते नहीं है। वो किसकी वजह से होता है, ध्यान रखिए। वही आपको हम बता देते हैं कि कभी कभी कठोर पौधे होते हैं, अगर उतना लचीला हो जाए तो वो तुरंत टूट जाएंगे। तो लचीलापन किसके कारण आता है, ये फर्स्ट नंबर मेरा, किसके वजह से, कॉलोनिकाइमा की वजह से। जितने भी पौधे लचीलेपन होते हैं, देखते होइएगा आप, ठीक है, वो किसके वजह से आता है, कॉलोनिकाइमा की वजह से लचीलापन पौधे में आता है। लेकिन कठोर किसकी वजह से आता है, पौधे जो कठोर होते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे मुड़िएगा तो वो टूट जाएगा। तो वो कठोरता किसकी वजह से आता है पौधे में, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। ये सेकेंड नंबर, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको हम क्या किए हैं कि दोनों बता दिए ताकि आप भूले नहीं, याद रहे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जमीन में मान लीजिए कि 1 मीटर ऊंचा से एक कील जो है ताना में ठोक दिया गया और 3 साल बाद देखा गया तो उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, जमीन से 1 मीटर पे ठोक दिया गया कील को और 3 साल बाद हम आकर के उसको देखेंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। क्या वह 1 मीटर पे ही रहेगा या 1 मीटर से ऊपर जाएगा या 1 मीटर से नीचे जाएगा या कोई परिस्थिति भी नहीं हो सकती है। क्या होगा, बगल में ही रह जाएगी, अगल बगल दाएं बाएं में रह जाएगी, क्या हो सकता है दोस्त। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि अगर हम 3 साल बाद भी आ करके देखेंगे ना दोस्त, तो वह कील 1 मीटर पे ही रहेगा, लेकिन उसकी परिस्थिति में थोड़ी सी चेंजेज आएगी। क्या कि वह कुछ अंदर तक धसी हुई मिलेगी हमें। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि उसी स्थिति में रहेगी, लेकिन क्या होगी कि वह थोड़ी अंदर धसी होगी, क्योंकि पेड़ का परिधि क्या होगा कि विकास करेगा, मोटा होगा। तो मोटा होगा तो लगेगा कि अंदर तक ज्यादा धंस गया है परिधि का विकास होने की वजह से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्या होगा कि उसी स्थिति में रहेगी, ठीक है, उससे अलग नहीं जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है ये क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्त। कहता है कि यदि गन्ने के क्या है कि पौधे के सीरा को, सीरा जो होता है मतलब सीड्स वाला, उसको हटा दिया जाए और तब उसकी क्या होता है कि कहीं मिट्टी में लगा दिया जाए, फिर भी वह क्या करता है कि ऊपर विकास करते रहता है। वो किस कारण से होता है। देखिए पौधे अगर विकास करता है, ऊपर करता है, तो सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष विभजयोत्तक कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे लगातार ऊपर जो है जाते रहते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष विभजयोत्तक कहते हैं। लेकिन गन्ने के उसी भाग को हटा दिया जाता है, फिर भी क्या करता है कि पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है। वो किसकी उपस्थिति के कारण, ऐसा गन्ना में क्या मौजूद होता है जिसके कारण वो क्या होता है कि लगातार विकास करते रहता है। दोस्त इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है, कैम्बियम की वजह से, या दूसरा नंबर शीर्ष विभजयोत्तक की वजह से, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको क्या कि पार्श्व विभजयोत्तक की वजह से, या चौथा आपको कहा जा रहा है इसमें अंतरकलीय विभजयोत्तक की वजह से। किसकी वजह से गन्ना लगातार जो है विकसित होता रहेगा। तो आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गन्ना का शीर्ष भाग हटा दिया जाता है फिर भी मिट्टी में लगा देने से वो विकास करता है। किसकी वजह से, ये फोर्थ नंबर, अंतरकलीय विभजयोत्तक की वजह से। किसकी वजह से, अंतरकलीय विभजयोत्तक की वजह से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है दोस्त कि एक लंबे पेड़ में कई शाखाएं होती है, ध्यान रखिएगा। और शाखाओं में क्या होता है कि शाखाओं में पानी पार्श्व संवहन उत्तक करता है। पार्श्व मतलब कि ऊपर ले जाने का काम जो है क्या करता है कि करता है। तो वो कौन सा उत्तक करता है ये बताइए। तो आपको इससे पहले ही हम बता दिए कि पानी को पेड़ के ऊपरी भाग तक कौन ले जाने का काम करता है, और भोज्य पदार्थ जो होता है या खाद्य पदार्थ होता है उसको कौन ले जाने का काम करता है। तो जल को कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है, ठीक है। पानी को कौन ले जाएगा, जाइलम ले जाएगा। तो पानी और खनिज लवण जो होता है वो जड़ से पौधे के विभिन्न भागों ऊपर तक के जो है ले जाने का काम जाइलम का होता है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इसलिए इसे मत छोड़िए, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखते रहिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रेगिस्तानी पौधे में जल
हरांस की दर जो होता है क्या होता है कि किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो रेगिस्तान में काफी गर्मी होती है, काफी तेज धूप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन पौधे में या नदियों में चाहे जो भी तालाब वाला पानी होता है काफी ज्यादा होता है। लेकिन पौधे में ऐसा क्या चीज पाया जाता है जिसमें क्या होता है कि जल की कमी वाली बाष्पोत्सर्जन को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे जो है कुछ समय ज्यादा दिनों तक जो है जीवित रहते हैं। वो किसकी वजह से, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कहता है कि हो सकता है कि पौधे में क्यूटिकल मौजूद होगा इसकी वजह से, या दूसरा नंबर रंध्र की वजह से, या तीसरा नंबर कहता है कि लिग्निन की वजह से, या चौथा नंबर कह रहा है सुबेरिन की वजह से। दोस्त किसकी वजह से, ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं कि क्यूटिकल की वजह से। किसकी वजह से, क्यूटिकल की वजह से। ये अब आपको हम बता देते हैं क्यूटिकल होता क्या है या क्या नहीं होता है। ध्यान रखिए, जो भी रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसमें क्यूटिकल मौजूद होता है। क्यूटिकल कहने का मतलब होता है कि यह एक तरह का मोम होता है जो पौधे के क्या होता है कि ऊपरी भाग में क्या होता है कि आकर के मौजूद हो जाता है और बाष्पोत्सर्जन को क्या करता है कि वह कम कर देता है, जिसके कारण पौधे में पानी की कमी को दूर करने में यह मदद करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व कौन सा है। जी हाँ, फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व कौन सा है ये कहा जा रहा है। ध्यान रखिए, आपको बता देते हैं हम कि ये पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि सारथी कोशिकाएं होती है मृत, या दूसरा नंबर फ्लोएम फाइबर होता है, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, या तीसरा नंबर कहा रहा है कि छलनी नलिका होता है। ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि फ्लोएम जो होता है संवहनीय उत्तक होता है, जो क्या करता है खाद्य पदार्थ को पौधे के ऊपर से नीचे जितने भी भाग होता है वहां तक के पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। आपको बता चुके हैं। अब फ्लोएम में ये जो चार देख रहे हैं, ये चार प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। इसी में से कोई एक ऐसा जो है तत्व है जो मरे होते हैं, मृत होते हैं, फिर भी फ्लोएम को मदद करते हैं। यहां इंसान जीवित रह करके एक दूसरे को मदद नहीं करता है, हमेशा एक दूसरे के पीछे लगा हुआ रहता है टांग खींचने में कि कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। अब यहां पे देख लीजिए कि दोस्त क्या है कि फ्लोएम में ये चार दोस्त होते हैं और एक मरा हुआ होता है फिर भी वो हेल्प करता है। कौन है ये ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं। ये सेकेंड नंबर कौन है, फ्लोएम फाइबर है। फ्लोएम फाइबर मृत होता है फिर भी ये क्या करता है कि फ्लोएम को खाना पहुंचाने में प्रत्येक भागों में ये मदद करता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा गया है ये क्वेश्चन। जब आपको हम चैप्टर 22 पढ़ा रहे थे तब ये क्वेश्चन उसमें आया था और पूछा भी गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि वह मांसपेशी उत्तक जो क्या करता है कि जीवन भर बिना थके लगातार काम करते रहता है, वह कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से वह कौन सा उत्तक है जो जीवन भर नहीं थकता है फिर भी वह क्या करता है कि लगातार काम करते रहता है। अगर वह थक गया ना तो आप हमेशा के लिए सो जाइएगा, ध्यान रखिए। तो यह आपको सोने नहीं देता है, वह बिना थके लगातार काम करते रहता है। कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि कंकाल मांसपेशी है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि हृदय मांसपेशी है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि इसमें चिकनी मांसपेशी है, या चौथा नंबर कह रहा है स्वैच्छिक जो है मांसपेशी है। दोस्त है क्या, ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि जो बिना थके जीवन भर काम करता है, जिस दिन थक जाता है उस दिन आप सोए हुए रह जाते हैं। ध्यान रखिए, वो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन, क्या, हृदय मांसपेशी। जी हाँ दोस्तों, हृदय मांसपेशी हमारे अंदर है जो बिना थके लगातार काम करते रहते हैं। ये क्या करता है आपको हम बताते हैं कि अपने शरीर के अंदर जितने भी तंतु एलिमेंट्स होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में खून को प्रवाहित करने में मदद करता है, खून को प्रवाहित करने में मदद करता है, कभी नहीं थकता है। जिस दिन थकता है उस दिन आप सो जाते हैं जीवन भर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो उत्तकों की मदद मरम्मत करने में मदद करता है। जी हाँ, और अंग के अंदर जो है जगह को भरता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी सवाल पूछा गया है दोस्त। अभी ये 9th का चल रहा है चैप्टर वाइज, ध्यान रखिएगा। तो 9th से ही ये एनसीईआरटी क्या क्या है कि आपका एग्जाम्पलर है, तो इससे आते हैं। 9th 10th तो मेन कंप्लीट करना ही होता है, उसी से तो क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। चलिए इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो क्या करता है कि मरम्मत करने में मदद करता है, अंगों को भरने में मदद करता है। तो देख लीजिए कौन सा है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि टेंडन है, क्या है,
टेंडर, या दूसरा नंबर कह रहा है वसा उत्तक, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि एरियोलर उत्तक, या चौथा कह रहा है इसमें उपास्थि उत्तक। दोस्त है क्या, आपको हम बता देते हैं कि देखिए ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक जो होता है अधिकांश सबसे ज्यादा दोस्त अगर पाया जाता है तो ये जानवरों में, जंतुओं में पाया जाता है, अपने लोगों में भी पाया जाता है। ध्यान रखिए ये क्या करता है कि अंदर अगर जहां देखेगा कि मांसपेशी कम है या उत्तक की जरूरत है वहां मदद करने की, तो वो उसको मदद करता है, मरम्मत करता है, और अंगों को अंदर जो है क्या करता है कि जगह को भरने का काम करता है। हर ये एरियोलर उत्तक जो है कहिए तो हर अंग में पाया जाता है, ये हर अंग में पाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, इसलिए इसे मिस मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि संकुचनशील प्रोटीन में डैश पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है संकुचनशील प्रोटीन में? पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि हड्डियां पाई जाती है, या दूसरा नंबर रक्त पाया जाता है, या तीसरा नंबर मांसपेशियां पाया जाता है, या चौथा नंबर उपास्थिति पाया जाता है। दोस्त पाया क्या जाता है संकुचनशील प्रोटीन में? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता देते हैं कि संकुचनशील प्रोटीन में जो होता है ना दोस्त, ये थर्ड नंबर मांसपेशियां पाया जाता है। संकुचनशील इसलिए कहा जाता है कि मांसपेशी जो होता है हमेशा सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। आप अगर उठ बैठ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चल फिर या घूम मूव कर रहे हैं, शरीर को मूव कर रहे हैं, तो वो मदद कौन करता है? आपको मांसपेशी ही करता है, क्योंकि मांसपेशी संकुचन होता है और फैलता है। अगर मान लीजिए कि यह नहीं फैले या संकुचित न हो तो क्या आप बैठ पाइएगा? पूरा टाइट रहेगा, ये नहीं बैठ पाइएगा, क्योंकि यह संकुचित होता है या फैलता है, तब आप झुक पाते हैं या उठ पाते हैं या बैठ पाते हैं या चल पाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो संकुचनशील प्रोटीन में क्या होता है आपका कि ये मांसपेशी में जो है ये प्रोटीन पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि अस्थि मैट्रिक्स में प्रचुर मात्रा में होता है। तो अस्थि में मतलब कि हड्डियों में कहा जा रहा है कि हड्डियों में क्या प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हड्डियों में क्या होता है कि कैल्शियम होता है। तो दोस्त कैल्शियम तो बहुत सारे हैं दिए हुए, लेकिन है ऑप्शन करेक्ट कौन? तो ध्यान रखिए हड्डियों में कैल्शियम के साथ साथ जो होता है वो फास्फोरस भी होता है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? कैल्शियम और फास्फोरस। ध्यान रखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो वो दांत की हड्डी होती है, जो एनामिल वाली हड्डी जो होती है वो, ठीक है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, तो वो काफी मजबूत होती है। पूरे शरीर की अगर बात किया जाए तो सारे शरीर से काफी हड्डी जो है ये मजबूत होता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर में वसा डैश के रूप में क्या होता है कि संग्रहित होता है। जी हाँ, वसा जो होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है हमारे शरीर में? स्वाभाविक है कि वसा जो है वसा उत्तक के रूप में ही संग्रहित होता है। ध्यान रखिएगा ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वसा उत्तक के रूप में क्या होता है कि मानव के शरीर में संग्रहित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं होता है। जी हाँ, एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिए आपको बता देते हैं। पहला देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करना। क्या ये एपिडर्मिस का काम नहीं होता है? ये होता है दोस्त। क्या होता है कि जब मौसम के प्रतिकूल, पौधे के प्रतिकूल जब मौसम होती है तो उसको क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है। एपिडर्मिस यह सबसे बाहरी आवरण होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर आप देख लीजिए कहता है गैसीय विनिमय, इसमें भी मदद करता है। तीसरा नंबर कहता है जल का संवहन, इसमें मदद नहीं करता है। जल का संवहन सिर्फ जाइलम करता है। ठीक है, क्या करता है? जाइलम करता है। और इसमें कहा जा रहा है कि एपिडर्मिस का कार्य कौन सा नहीं है, तो ये जल का संवहन नहीं है। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको हम लेकर के चलते हैं। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का दुर्घटना हुआ। दुर्घटने में क्या हुआ कि हाथ की 2 लंबी हड्डी टूट गया, उखड़ गई। क्या हुआ? उखड़ गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है क्या है कि संभावित हो सकता है? कौन सा कारण या कौन सा संभावित कारण हो सकते हैं किसकी वजह से 2 हड्डी जो है उखड़ गई होगी? तो ध्यान रखिए यहाँ पे बात आ रही है कि 2 हड्डी यानी हड्डी आपस में जुड़ी हुई होगी, हड्डी क्या होगी कि उखड़ गई। तो हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, यही ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, या हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, यही ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ना
करके आपको जो है एक स्टोरी के रूप में ये क्वेश्चन डाल दिया कि एक व्यक्ति का दुर्घटना हुआ, दुर्घटना के शिकार की वजह से उसके हाथ के दो हड्डी जो है आपस में उखड़ गई, वो किसके कारण संभावित हुई। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है कि हड्डी को जोड़ने वाला काम कौन सा करता है। चलिए देख लीजिए, पहला आपको कहता है कि टेंडन टूटा होगा, या दूसरा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि कंकाल की मांसपेशी टूट गया होगा, या तीसरा नंबर कह रहा है कि लिगामेंट टूट गया होगा, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि एरियोलर उत्तक टूट गया होगा। दोस्त हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता होगा, वही टूटा होगा। तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है कि हड्डी को आपस में जोड़ने का काम करता है। और हड्डी को मांसपेशी का जोड़ने का काम कौन करता है, तो पहला ऊपर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, टेंडन। तो टेंडन क्या है कि टेंडन जो है क्या करता है कि हड्डी को जो है मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। पहले जान लीजिए कि हड्डी से हड्डी टूटा है, तो ये जो है लिगामेंट मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि लिगामेंट ही टूट गया होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्या होता है कि क्वेश्चन डाले जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि दोस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना जरूरी है। फिर भी आप लोग मिस कर देते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ कि आंत में पचाए गए खाद्य पदार्थ, हम लोग खाते हैं वो आंत में जाकर के पचता है, तो पदार्थ जो पचता है उसका अवशोषण करती है। ठीक है, इसके लिए किस प्रकार का जो है उपकला कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। जी हाँ, किस प्रकार की कोशिका जो है जिम्मेदार होती है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है कि स्तरीयकृत जो है श्वेवेशम उपकला, क्या ये जिम्मेदार होती है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि स्तंभकार उपकला, क्या ये जिम्मेदार होती है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर ये जिम्मेदार होती है, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि घनाकार उपकला ये जिम्मेदार होती है। होती कौन सी है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर ये जिम्मेदार होती है अवशोषण करने में खाद्य पदार्थ को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिका में छिद्रित कोशिकाएं भित्ति नहीं होती है। जी हाँ, छिद्रित कोशिकाएं क्या होती है कि भित्ति नहीं होती है। कौन सी कोशिका में, तो ध्यान रखिएगा ये साथी कोशिका में। किसमें, साथी कोशिका में क्या होता है कि छिद्रित कोशिकाएं भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि तने की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है। जी हाँ, तना के जो गोलाकार भाग होता है उसकी वृद्धि किसके कारण होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए ऑप्शन, पहला नंबर कह रहा है कि शीर्ष अस्तक विभजयोत्तक की वजह से, या दूसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि पार्श्व विभजयोत्तक की वजह से। तो जी हाँ, पार्श्व विभजयोत्तक की वजह से ही होता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पार्श्व विभजयोत्तक। बाकी शीर्ष विभजयोत्तक क्या होता है कि सीधा ऊपर विकास करने में मदद करता है पौधे को, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है। जी हाँ, किसमें जो है मृत कोशिकाएं होती है ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, पहला आपको बता देते हैं, पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि पैरेन्काइमा में होता है, या दूसरा स्क्लेरेन्काइमा में होता है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि कॉलेनकाइमा में होता है, या चौथा कह रहा है उपकला उत्तक में होता है। किसमें मृत कोशिका होता है, ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा में क्या होता है कि मृत उत्तक भी कोशिकाएं पाई जाती है। कॉलेनकाइमा आपको हम बता भी दिए हैं कि क्या काम करता है, पौधे में लचीलापन देने का काम करता है। बाकी ये स्क्लेरेन्काइमा जो है सेकेंड नंबर, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है कि पौधे में दृढ़ता कठोरता प्रदान करने में मदद करता है। कठोरता इसी की वजह से आता है, लचीलापन इसके वजह से आता है। तो इसको दोनों को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत आपको हम बता देते हैं कि दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के आपस में दिया था। कौन कौन से दो वैज्ञानिक थे, तो दोनों वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे दिया गया है, क्या, स्वीडन और श्वास। स्वीडन और श्वास साहब ने ही क्या किया था कि कोशिका सिद्धांत को दिया था। ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि स्वीडन साहब ने, यानी कि एमजे स्वीडन है इनका नाम, एमजे स्वीडन, इन्होंने 1838 में कोशिका का सिद्धांत दिया था। उसके बाद एक साल बाद ही थियोडर स्वान साहब आए थे, इन्होंने 1839 में फिर उसको सुधार करके जो है क्या किया गया कि कोशिका के सिद्धांत को दिया। फिर इन दोनों आपस में मिल करके एक नए तरीके से कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वीडन और श्वास, ये दोनों ने मिलकर के कोशिका के सिद्धांत को दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन।
कहा जा रहा है इसमें कि नाभिक के अलावा डीएनए युक्त अन्य अंग कौन सा है। ठीक है, नाभिक में अपना डीएनए होता है, उसके अलावा आपको बता देते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो उसमें खुद का डीएनए होता है, किसी दूसरे के डीएनए से नहीं चलता है। ठीक है, तो वो खुद का डीएनए एक तो नाभिक हो गया, और इसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्या ये है, या दूसरा नंबर गोल्जी उपकरण है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि लाइसोसोम है। दोस्त कौन है जिसमें खुद का डीएनए होता है, तो आपको हम बता देते हैं जो खुद का डीएनए होता है वो कौन है। देखिए आप नाभिक तो है ही, नाभिक के अलावा आपको हम बता देते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है कि खुद का डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भी सवाल पूछा जाता है कि किसे जो पावर हाउस के नाम से जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं। नाभिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एक और है जिसमें खुद का क्या होता है कि डीएनए होता है। कौन सा होता है, तो प्लास्टिड यूकैरियोटिक का नाम सुने होइएगा, प्लास्टिड यूकैरियोटिक। दोस्त ये तीन ऐसे हैं जिसमें खुद का अपना डीएनए होता है, वो दूसरे के डीएनए से नहीं चलता है। ठीक है, तो दोस्त ये रहा अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त इसी तरह से क्या होता है कि डेली 7 PM में, यानी डेली 7 बजे आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया जाता है। किसके लिए, तो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो दोस्त इसे मिस मत कीजिएगा। अगर सच में आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगता है, ना 1 पैसा लगता है, बिल्कुल निःशुल्क में हम आपको हेल्प कर रहे हैं। इसलिए मिस मत कीजिए, लिंक डीएक्टिव होने से पहले जाकर के टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं कीजिए, जाकर के दे लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए लिंक तैयार कर रहे हैं, किसी भी वक्त हम लिंक को डीएक्टिव कर देंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।